रात 1 बजे नीलू के फ़ोन की घंटी घनघना उठी। दिल अनजान आशंकाओं से घिर गया। बेटा विदेश में है, बेटी पुणे के एक हॉस्टल में रहती है। किसका फ़ोन होगा? मैं सोच ही रही थी कि पति ने तेज कदमों से जाकर फ़ोन उठा लिया। पापा का देहरादून से फ़ोन था। मेरी दादी नहीं रही थीं। यह सुनते ही मैं रो पड़ी। इन्होंने मुझे चुप कराते हुए कहा, देखो मधु, दादी अपनी उम्र के 84 साल जी चुकी थीं। आखिर एक न दिन तो यह होना ही था। तुम जानती ही हो कि जन्म और मृत्यु जीवन के दो अकाट्य सत्य हैं। उन्होंने मुझे पानी पिलाकर कुछ देर सोने की हिदायत दी और कहा, सवेरे 4 बजे निकलना होगा, तभी हम दादी की अंतिम यात्रा में शामिल हो पाएंगे। मैं लेट गई, पर मेरी अश्रुपूरित आंखों के सामने अतीत के पन्ने पलटने लगे। मेरी दादी शांति 16 वर्ष की आयु में ही विधवा हो गई थीं। 2 महीने का बेटा गोद में देकर उनका सुहाग घुड़सवारी करते समय अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गया। वैधव्य की काली घटाओं ने उनकी खुशियों के सूरज को पूर्णतः ढक दिया। गोद में कुलदीपक होने के बावजूद उन पर मनहूस का लेबल लगाकर उन्हें ससुराल निकाला दे दिया गया। ससुराल से निर्वासित होकर दादी ने मायके का दरवाज़ा खटखटाया। मायके के दरवाजे तो उनके लिए खुल गए, पर सास ससुर की लाचारी का फ़ायदा उठाकर उनकी भाभी ने उन्हें एक अवैतनिक नौकरानी से ज़्यादा का दर्जा न दिया। मायके में दिन रात सेवा कर उन्होंने अपने बेटे के 10 साल के होते ही मायके को भी अलविदा कह दिया। देहरादून में बरसों पहले ब्याही बचपन की सहेली का पता उनके पास था। बस सहेली के आसरे ही वे देहरादून आ पहुँची। सहेली तो मिली ही, साथ ही वहाँ एक कमरे का आश्रय भी मिल गया। सहेली और उसके पति दोनों उदार व दयालु थे। उन्होंने उनके बेटे यानी हमारे पापा का दाखिला भी एक नज़दीकी स्कूल में करवा दिया। दादी स्वेटर बुनने और क्रोशिये व धागे से विभिन्न तरह की चीज़ें बनाने में सिद्धहस्त थीं। स्वेटर पर ऐसे सुंदर नमूने डालती कि राह चलने वाला एक बार तो गौर से अवश्य देखता। उनके बुने स्वेटरों और क्रोशिये के काम की धूम पूरे मोहल्ले में फैल गई। देखते ही देखते उन्हें खूब काम मिलने लगा। दिन रात मेहनत करके वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गईं। उन्होंने सहेली को तहे दिल से धन्यवाद दिया और उसी के घर के पास 2 कमरों का मकान लेकर रहने लगीं, पर सहेली का उपकार कभी नहीं भूलीं। पापा भी 16-17 वर्ष के हो चुके थे। उन्हें भी किसी जानकार की दुकान पर काम सीखने भेजने लगीं। पापा होनहार थे। बड़ी मेहनत और लगन से वे काम सीखने लगे। मायका छोड़ते समय भाभी की नज़र से बचाकर उनकी माँ ने गहने की छोटी सी पोटली उन्हें थमा दी थी। उन्होंने उसे लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया था, पर उनकी माँ ने अपनी कसम दे दी थी। अपनी माँ की बेबसी और डबडबाई आंखें देखकर उन्हें वह पोटली लेनी पड़ी। दादी अपनी माँ की निशानी बड़ी जतन से संभाल कर रखती आई थीं। कठिनतम परिस्थितियों में भी कभी उसे नहीं छुआ, पर आज अपने होनहार बेटे का कारोबार जमाने की खातिर उस निशानी का भी मोलभाव कर दिया। आज मैं स्वयं को और इस नई पीढ़ी को देखती हूँ तो चारों ओर असहिष्णुता व आक्रोश फैला देखती हूँ। छोटी छोटी बातों में गुस्सा, तुनक मिजाजी देखने को मिलती है। सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी असंतुष्टता दिखाई देती है। पर दादी के जीवन में तो 16 वर्ष के बाद ही पतझड़ ने स्थायी डेरा जमा लिया था। जीवन में कदम कदम पर अपमान, अभाव व धोखे खाए थे, पर इन सब ने उनमें गजब की सहनशीलता भर दी थी। हमने कभी घर में उन्हें गुस्सा करते, चिल्लाते नहीं देखा। अपनी मौन मुस्कान से ही वे सबके दिलों पर राज करती थीं। मम्मी पापा को उनसे कोई शिकायत न थी। वे उनको माँ बनकर सीख भी देती और दोस्त बनाकर हंसी मजाक भी करती। दादी जी के बारे में सोचते सोचते कब सवेरा हो गया पता ही नहीं चला। पति टैक्सी वाले को फ़ोन करने लगे। मैंने जल्दी से 2 कप चाय बना ली। हम चल दिए दादी की अंतिम यात्रा में शामिल होने। टैक्सी में बैठते ही मैंने आंखें बंद कर लीं। दादी की यादों के चलचित्र की अगली रील चलने लगी। दादी स्वयं पुराने ज़माने की थीं, लेकिन अपने आस पड़ोस और अपने मोहल्ले की औरतों की आज़ादी के लिए उन्होंने ही सबसे पहले शंखनाद किया। ससुराल में घूंघट से त्रस्त कई महिलाओं को उन्होंने घूंघट से आज़ादी दिलवाई। घरों के बड़े बुजुर्गों को समझाया कि सिर पर ओढ़नी नहीं, आँखों और दिल में बुजुर्गों के लिए आदर सेवा यही सब कुछ है। हाथ भर का घूंघट निकालकर बड़े बूढ़ों का अपमान करना, उनकी मजबूरी और लाचारी में उन्हें कोसना गलत है।
घूंघटों से बेजार महिलाओं को जीवन में बड़ी राहत मिल गई थी। दादी की बातें लोगों के दिलो जेहन में ऐसे उतरती जैसे धूप व प्यास से खुश्क गलों में मीठा शरबत उतरता। दादी स्वयं पढ़ी लिखी न थी, पर उन्होंने मम्मी के बीए की अधूरी पढ़ाई को पूरा करवाने का बीड़ा उठाया। घर परिवार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर मम्मी को कॉलेज भेजा। मुख्य विषय संगीत था, इसलिए हारमोनियम मंगवाया। शाम के समय माँ सुर लगाती तो दादी मंत्रमुग्ध होकर आंखें बंद कर बैठ जाती और 2-3 गाने सुने बिना न उठती थीं। हमारे भाई का जन्मदिन भी वे बड़े निराले तरीके से मनवाती। न तो पार्टी न डांस, बस माँ का बनाया मिल्क केक काटा जाता। दोपहर को बड़े बड़े कड़ाहों और पतीलों में जायकेदार कड़ी चावल और शुद्ध देसी घी में हलवा बनवाया जाता। विशेष मेहमान होते अनाथाश्रम के प्यारे प्यारे बच्चे, जो अपने आश्रय का सुरीला बैंड बजाते हुए पंक्तिबद्ध होकर आते और बड़े ही चाव से कड़ी चावल व हलवे के भोजन से तृप्त होते थे। साथ ही रिटर्न गिफ्ट के रूप में एक एक जोड़ी कपड़े लेकर जाते थे। उसके बाद होता था मोहल्ले के सभी लोगों का महाभोज। एक बड़े से दालान में बच्चे बड़े सभी भोजन करते थे। हम सब घरवाले तब तक पंगत में नहीं बैठते थे जब तक सब तृप्त न हो जाते। हल्के फुल्के हंसी के माहौल में भोज होता, मानो एक विशाल पिकनिक चल रही हो। मैं तब 10वीं कक्षा में थी। स्कूल से घर आई तो देखा दीदी रो रही हैं और मम्मी पास में ही रोआसी सी खड़ी हैं। दीदी ने आगे पढ़ने के लिए जो विषय लिया था उसके लिए उन्हें सह शिक्षा कॉलेज में दाखिला लेना था, पर पापा आज्ञा नहीं दे रहे थे। दादी उन दिनों हरिद्वार गई हुई थीं। दीदी ने चुपके से उन्हें फ़ोन कर दिया। दादी ने आते ही एक बार में ही पापा से हाँ करवा ली। उन्होंने पापा को सिर्फ एक बात कही, मीरा को हम सब ने मिलकर अच्छे संस्कार दिए हैं, उनमें क्या कुछ कमी रह गई है जो मीरा को उस कॉलेज में जाने से तू रोक रहा है। हमें अपनी मीरा पर पूरा भरोसा है, वह वहाँ पर लगन से पढ़कर अच्छे अंक लाएगी और हमारा सिर ऊंचा करेगी। परोक्ष रूप से उन्होंने मीरा दीदी को भी हिदायत दे दी थी और वास्तव में दीदी ने प्रथम रैंक लाकर घर परिवार का नाम रोशन कर दिया। इसी क्षण टैक्सी के हॉर्न की आवाज़ ने हमें यादों के झरोकों से बाहर निकाला। टैक्सी रफ्तार पकड़े हुए थी। शीघ्र ही हम देहरादून पहुंच गए। घर में प्रवेश करते ही दादी के पार्थिव शरीर को देखते ही यत्न से दबाई हुई हिचकी तेज रुदन में बदल गई। सभी पहुंच चुके थे, बस मेरा इंतज़ार हो रहा था। पापा ने मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मधु बेटी, इस प्रकार रोकर तुम अपनी दादी को दुखी कर रही हो। वे तो संसार के मायाजाल से मुक्त हुई हैं। एक 16 साल की विधवा का साथ में एक दूध मुँहे बच्चे के साथ इस संसार रूपी सागर को पार करना बहुत ही कठिन था। मुझे अपनी माँ पर गर्व है। उन्होंने अपने आत्मसम्मान व इज्जत को गिरवी रखे बिना इस सागर को पार किया। वे तो स्वयं सिद्धा थीं। उन्होंने समाज की खोखली रूढ़ियों पाखंडों से दूर रहकर अपने रास्ते खुद बनाए। जो उन्हें अच्छा लगा और सही लगा उसे ग्रहण किया और व्यर्थ की मान्यताओं को उन्होंने अपने मार्ग से हटा दिया। उनके मुक्ति पर्व को शोक में मत बदलो। कुछ देर बाद दादी की अंतिम यात्रा आरंभ हो गई। बहुत बड़ी संख्या में लोग साथ थे। दादी की मृत्यु प्रक्रिया उनकी इच्छा अनुसार की गई। न तो ब्राह्मण भोज हुआ, न पुजारी पंडों को दान दिया गया। लगभग 200 गरीबों को भरपेट भोजन कराया गया और एक एक कंबल उन्हें दान स्वरूप दिए गए। पापा ने दादी की इच्छा अनुसार अनाथ आश्रम, महिला कल्याण घर और अस्पताल में 2-2 कमरे बनवा दिए। देखते देखते दादी हमसे बहुत दूर चली गईं। वे अपने पीछे छोड़ गईं संघर्षों का एक ऐसा अनमोल खजाना जो सभी नारियों के लिए एक सबक है कि कैसे कठिन से कठिनतम परिस्थितियों में भी अपने मान सम्मान व इज्जत को बचाते हुए आगे बढ़ें। वे इस युग की ऐसी महिला थीं जिसने अपनी मृत प्राय जीवन बगिया को नवीन विचारों, दृढ़ संकल्पों, कर्मठता व मेहनत के बलबूते फिर से हरी भरी बना दिया। वास्तव में वे स्वयं सिद्धा थीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।